इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स बॉडलेयर का लिखा हुआ द पोएम एल्बाट्रॉस को लेकर के। ठीक है, पोएम शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, एक्चुअली एल्बाट्रॉस पोएम फ्रेंच में लिखा गया हुआ है, उसको काफ़ी सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया है, तो इसीलिए इसका एकमात्र टेक्स्ट नहीं है जो मैंने यहाँ पे डाला है वीडियो में। जो टेक्स्ट वो जस्ट एक ट्रांसलेशन है, वन ऑफ द मेनी ट्रांसलेशन। इसके और भी कहीं कई सारे ट्रांसलेशन हैं, तो हो सकता है कि आपको पास जो टेक्स्ट होगा वो कोई और ट्रांसलेटर का होगा, तो थोड़ा सा अलग दिखता होगा, बट कोई चिंता का बात नहीं, क्योंकि सारे ही ट्रांसलेशन एक ही सेम पोएम से हुए हैं, तो थोड़ा सा वर्ड्स डिफरेंस हो सकता है, बट मीनिंग एक ही होगा। ओके, तो पहले जान लेते हैं कि चार्ल्स बॉडलेयर का एक बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन था द फ्लावर्स ऑफ ईविल। एक्चुअली उन्होंने जो फ्रेंच कलेक्शन या तो उसका नाम था लेस फ्लोर्स डू मान, हो सकता है फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द फ्लावर्स ऑफ ईविल, 1957 में निकला था और यहीं से लिया गया है द एल्बाट्रॉस। और एल्बाट्रॉस एक एक्चुअली में एक समुद्री पक्षी होती है, काफ़ी बड़ा होते हैं इन लोग का, जाना जाते हैं बहुत बड़ा इनका विंग्स के लिए। तो कैसे इस एल्बाट्रॉस पंछी को एक सेलर्स, एक शिप जा रहा है समंदर में और वहाँ के जो क्रूमैन है, जो सेलर्स है, वो कैसे एल्बाट्रॉस को मार के नीचे गिरा रहे हैं और उसको ट्रैप करके उसको कई तरीके से परेशान कर रहे हैं, उसको मिमिक कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं। इसी चीज़ से पोएट दिखाते हैं कि एक जो ब्यूटी एंड ग्रेस का सिंबल है वो कैसे मतलब सेटराइज्ड हो सकता है। और एक तरीके से ये पोएट के साथ, आर्टिस्ट के साथ एल्बाट्रॉस का तुलना भी किए है कि एल्बाट्रॉस जैसे जब आसमान में उड़ता है तब भी बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत ग्रेसफुल रहता है, ठीक वैसे पोएट भी, उनका जो आर्ट है, उनका जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ग्रेसफुल, बहुत शानदार है। लेकिन जैसे ही एल्बाट्रॉस को नॉर्मल क्रूमैन में, शिपमैन में उतारा गया, मतलब नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल कॉमन मैन का वर्ल्ड में, तो वैसे ही वो उसका वो सारा ग्रेस चल गया। ठीक वैसे ही पोएट को जो कॉमन मैन है ना वो समझ नहीं पाते, क्योंकि पोएट का अंडरस्टैंडिंग बहुत फाइनर रहता है, पोएट का सोच काफ़ी ज़माने से अलग रहता है, तो इसीलिए उनका ये अलग सोच ही उनका क्रिएटिविटी का सोर्स है, उनका ग्रेस का सोर्स है, और यही अलग सोच उनको कॉमन सोसाइटी में भी एक्सप्रेसिट कर देता है, उसको वहाँ से ऑस्ट्रासाइज अलग कर देता है। तो ये एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल भी पोएम है, काफ़ी थोड़ा सा आयरॉनिक भी पोएम है। नाउ अब पोएम को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Often as an amusement, crewmen catch albatrosses, huge birds of the sea. तो काफी समय क्या होता है कि सिर्फ एक अम्यूजमेंट के लिए, मजे के लिए, जो क्रूमैन है, क्रूमैन इन द सेंस सेलर्स लोग, वो क्या करते हैं, एल्बाट्रॉस को पकड़ते हैं। ह्यूज बर्ड्स ऑफ द सी, विशाल पंछी, समंदर का जो विशाल पंछी है एल्बाट्रॉस, उसको पकड़ते हैं। who follow indolent companions of the voyage, the ship gliding over the salty deeps. जो फॉलो करते हैं, मतलब एल्बाट्रॉस के बारे में बताया गया है कि एल्बाट्रॉस लोग किसको फॉलो करते हैं, जो शिप जाते हैं, ठीक है, द इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी लेजी, इंडोलेंट कंपेनियंस ऑफ द वॉयज, वॉयज यानी कि आपका समंदर में जो यात्रा है उसको वॉयज कहा जाता है। ये जो शिप जाते हैं, शिप में से जो सेलर्स जाते हैं समंदर में, एक लेजी तरीके से वो लोग जाते हैं, तो उन्हीं का कंपेनियन जैसे ये एल्बाट्रॉस काम करते हैं, वो भी उनके साथ ऊपर उड़ते हुए जाता है। किसका ऊपर, द शिप ग्लाइडिंग ओवर द सॉल्टी डिप्स। यहाँ डीप्स का मतलब है गहराई, यानी समंदर को समझाया जा रहा है। सॉल्टी यानी आपका समंदर का तो सॉल्टी वाटर है, इसीलिए सॉल्टी डिप्स यानी समंदर। तो समंदर के ऊपर जैसे शिप लहराते हुए जाता है, सेल करते हुए, ग्लाइड करते हुए जाता है, वैसे ही ठीक ऊपर आसमान में भी ग्लाइड करते हुए जाता है एल्बाट्रॉस, जैसे ये इन लोग का एक साथी हो, कंपेनियन हो। As soon as they have placed them on the deck, लेकिन जैसे ही वो लोग मतलब नाविक लोग, सेलर्स लोग उसको यानी एल्बाट्रॉस को डेक में लाते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं, वो आसमान में उड़ रहा था, उसको पकड़ करके तीर से मार करके, आर्चरी से मार करके उसको नीचे गिरा दिया जाता है और उसको डेक में लाया जाता है। These kings of the sky, awkward and ashamed, ये जो आसमान के सम्राट है यानी एल्बाट्रॉस को बताया जा रहा है कि वो लोग काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं, काफ़ी स्ट्रेंज फील करते हैं और काफ़ी शर्मसार फील करते हैं कि हम आसमानों के जो राजा थे, आसमान में इतना फ्रीडम से, इतना ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली उड़ते थे, आज हम लोग को ये नीचा दिखाया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, यहाँ हम लोग का कोई पावर नहीं है। दैट इज वाई दे आर फील अशेम्ड। Pitiably let their large white wings drag at their sides like oars. तो pitiably यानी बहुत ही माया का साथ, बहुत ही करुणा का साथ, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग का जो बड़ा और सफ़ेद पंख है उसको खींचते हैं अपने साइड से, जैसे लगता है कि उसका वो क्या हो, एक चप्पू हो, लाइक ओर्स। तो यहाँ पे एक तरीके से शिप का साथ और एल्बाट्रॉस का तुलना किया गया कि शिप भी जैसे चलता है, सेल करता है समंदर में अपना भार को सहन करते हुए, वैसे ये
एल्बाट्रॉस भी अपने दोनों विंग्स, जो इसको मेजेस्टी देता था, जो इसको ब्यूटीफुल देता था, जो इसको स्काई में, आसमान में इसका सुंदरता और पावर को दर्शाता था, वहीं सेम विंग्स अभी क्योंकि ये शिप में उतरा है तो इसके लिए भार बन चुका है। ये चप्पू को जैसे उसको टान रहा है, ये उसका भार सहन नहीं कर पा रहा है। दिस विंग्ड वॉयेजर, हाउ गॉश एंड वीक ही इज। ये जो विंग्ड वॉयेजर है, वॉयेजर मतलब वही मैंने बताया कि समंदर में सफर करने वाले नाविक। तो अब यहाँ देखिए, पहला सेकंड स्टैंजा में शिप के साथ एल्बाट्रॉस का तुलना किया गया, अब थर्ड स्टैंजा में शिपमैन का साथ यानी सेलर्स के साथ एल्बाट्रॉस का तुलना किया जा रहा है। द विंग्ड वॉयेजर मतलब पंख वाला जो सफरकारी यानी एल्बाट्रॉस। हाउ गॉश एंड वीक ही इज, गॉश मतलब ग्रेसलेस, वेरी कॉमन, ठीक है, और वीक मतलब दुर्बल। तो देखिए कितना ज्यादा ये वीक हो गया है, कितना ज्यादा इसका पास जो ग्रेस था, ब्यूटी था, वो अब एकदम खत्म हो चुका है, एकदम बेकार सा लग रहा है, बहुत ही असहाय लग रहा है। वंस सो हैंडसम हाउ कॉमिक एंड अगली इज, एक टाइम में ये कितना हैंडसम हुआ करता था, कितना खूबसूरत ग्रेसफुल हुआ करता था जब आसमान में था। अभी जब ये जमीन में इसको उतर के ट्रैप कर लिया गया है तो कितना एकदम हास्यकर लग रहा है, कितना लुडिक्रस लग रहा है, लाफेबल लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। One sailor irritates his beak with a pipe stem, another mimes as he limps the invalid who once flew. तो एक सेलर क्या कर रहा है, अब सब लोग मिलकर उसको परेशान कर रहे हैं। एक सेलर उसका जो चोंच में है एक पाइप घुसा दे रहा, उससे उसको परेशान कर रहा। और दूसरा क्या कर रहा, उसको माइम कर रहा, माइम यानी उसको इमिटेट कर रहा। वो बेचारा क्या है, एज ही लिम्प्स मतलब एल्बाट्रॉस जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, ठीक है, उसका जो शरीर है वो ढीला पड़ जा रहा है, वीक पड़ जा रहा है, लाइफलेस हो जा रहा है, ठीक है, उसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसी को इमिटेट करके कोई लंगड़ा के चल रहा, उसका मजाक बना रहा है। और उसको क्या बना दिया है, द इनवैलिड हु वंस फ्लू, एक टाइम जो उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था इन सब के पहुंच के बाहर, आज वो अभी वो क्या बन गया है, इनवैलिड बन गया है, हैंडीकैप बन गया, उसके पास अभी और कोई एबिलिटी नहीं बचा। अब लास्ट स्टैंजा में क्या दिखाया जा रहा है, द पोएट इज लाइक द प्रिंस ऑफ द क्लाउड्स। प्रिंस ऑफ द क्लाउड्स मतलब एल्बाट्रॉस की बात किया जा रहा है कि अब फोर्थ स्टैंजा में एल्बाट्रॉस का तुलना किसके साथ किया जा रहा है, पोएट के साथ, आर्टिस्ट के साथ। देखिए धीरे धीरे हर स्टैंजा में एल्बाट्रॉस को एक यूनिवर्सल सिंबल के तरीके से पेश किया जा रहा है कि हर चीज से उसको तुलना किया जा रहा है। पहले फर्स्ट स्टैंजा में तो वो एज अ किंग ऑफ द स्काईज था, एल्बाट्रॉस खुद पक्षी था, ठीक है, फिर उसको शिप के साथ तुलना किया गया, ठीक है, फिर उसको सेलर्स के साथ तुलना किया गया और अभी उसको पोएट्स या क्रिएटर्स या आर्टिस्ट के साथ तुलना किया जा रहा है। द पोएट इज लाइक द प्रिंस ऑफ द क्लाउड्स, तो पोएट भी ये एल्बाट्रॉस जैसी है। क्यों, क्या सिमिलैरिटी है, हु हॉन्ट्स द टेम्पेस्ट एंड मॉक्स द आर्चर, जो क्या करता है, टेम्पेस्ट यानी समुद्री तूफान, तो जो समुद्री तूफान से डरते नहीं है, हॉन्ट यानी किसी चीज से डरना नहीं, उसको एक्सप्लोर करना, उसके बीच में से चल जाना, ठीक है, तो जो समुद्री तूफान को चीर के गुजर जाते हैं, जिससे डरते नहीं है। एंड मॉक्स द आर्चर, आर्चर यानी वही जो आपका तीर धनुष लेके बैठे रहते हैं, जो मार के गिराते हैं आपका इसको एल्बाट्रॉस को, उससे उसको वो मॉक करता है। एल्बाट्रॉस जब उड़ान भरता है तो इतना ऊंचा उड़ान भरता है कि वो धनुष का या तीर का पहुंच से भी वो बाहर उड़ान भरता है, तो उसको मॉक करता है कि तुम क्या मुझे मार गिराओगे, मुझे मार गिराने की हैसियत तुम्हारा में है, मैं जिस ऊंचाई में हूं उस ऊंचाई तक तुम कभी कल्पना भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ऐसे मॉक करता है। पोएट भी सेम है, पोएट भी समुद्री तूफान यानी पोएट का ऊपर आने वाला जो सोशल इंप्लीकेशन है, मैं से पहले ही बताया कि पोएट जो लोग होते हैं वो लोग का इमेजिनेशन की वजह से, वो लोग क्रिएटिविटी की वजह से, वो लोग का सोच कॉमन अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी अलग होता है, आम इंसान से काफ़ी अलग होता है। अब आम इंसान का एक टेंडेंसी है कि डिफरेंस को वो लोग क्राइम देखते हैं, जो लोग उनसे अलग सोचते हैं, जो लोग सोसाइटी का एक बंधा हुआ सोच से अलग जाके सोचते हैं, उसी को सोसाइटी क्या करता है, रिबेलियस मानता है, उसी को सोसाइटी निकाल देता है, ठीक है। तो पोएट्स को भी यही करता है, पोएट्स का क्योंकि सोच अलग होता है तो पोएट को अलग कर देता है, उनका ऊपर परेशानियां लाता है, उनका समाज में टिकना मुश्किल कर देता है। ये है टेम्पेस्ट, एक सोशल टेम्पेस्ट। पोएट भी इससे गुजरते हैं, पोएट भी इससे ऊपर चलते हैं। एंड मॉक्स द आर्चर, पोएट को भी काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, क्रिटिक्स से भी, ठीक है, जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं उनसे भी और आम आदमी से भी। काफी मतलब ऐसा होता है कि पोएट अपना पोएम के थ्रू जो समझाना चाह रहे थे, शायद कुछ सिंबॉलिक है, उसको कोई नहीं समझ पाता, ऊपर ऊपर उसको मतलब खराब समझा जाता है। ये आप बॉडलेयर का भी यहाँ एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर्स अभी भी उन्होंने पब्लिश किया था ना,
इसको लेकर के भी उस टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, बताया गया था ये ब्लास्फेमस है, ये रिलीजन का खिलाफ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अश्लीलताएं हैं, ये कैसे कर सकता है, ऐसे करके उनका जो मैसेज है, उनका जो हिडन मैसेज है, वो कोई नहीं समझ पाया था, उनका खूब विरोध हुआ था, उनका काफ़ी डिस्टेस्ट हुआ था। तो एक तरीके से वो खुद को यहाँ अपना वर्क से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, क्रिएटर और क्रिएशन यहाँ कहीं पे जाके ब्लेंड हो जा रहा है, ठीक है ना। Exiled on the earth in the midst of derision, his giant wings keep him from walking. तो exile मतलब होता है कि कहीं से निकाल देना, निर्वासित कर देना, निष्कासन कर देना, ठीक है। Exiled on the earth in midst of derision, तो उस एल्बाट्रॉस को, वो आसमान का राजा है, वो हेवन से बिलोंग करता है, उससे निकाल करके उसको कहाँ निर्वासित कर दिया गया, अर्थ में। अर्थ इन द सेंस जब वो उसको लाया गया डेक का, शिप का डेक में लाया गया, तो जमीन में उसको तान के लेके आया गया, आसमान से खींच करके, ऐसा लगा कि आसमान से उसको निष्कासित कर दिया गया है। और डेरिशन का बीच में वो आ गया, डेरिशन मतलब मजाक, ठीक है, ह्यूमिलिएशन, उसका बीच में उसको ला दिया गया। जब वो आसमान में था तब वो राजा जैसा था, फ्रीडम था उसके पास, ब्यूटी ग्रेस था उसके पास। यही सेलर लोग, यही सेम सेलर जब वो आसमान में रह रहा था तब उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रेज कर रहे थे। मतलब हालांकि ये पोएम में एक्सप्लिसिटली बताया तो नहीं गया है, लेकिन इंडिफरेंटली हिंट किया गया है कि कितना खूबसूरत वो था तब, ठीक है ना, कितना रॉयल लुकिंग वो था। लेकिन उसी को जब जमीन में टान के लेके आया गया तब वही सेलर्स उसको परेशान कर रहे हैं। पोइट्स के साथ भी यही होता है कि पोइट्स को भी सब परेशान करते हैं। हिज जायंट विंग्स कीप हिम फ्रॉम वॉकिंग, इसका जो बहुत बड़ा पंख है जो उसको उड़ने में सहायता कर रहा था आसमान में, अभी वही पंख उसको चलने से रोक रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोएट का भी वही क्रिएटिविटी जो उनको अलग बनाता है, जो उनको एस्थेटिक वर्ल्ड में, क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत ऊंचा दर्जा लेके देता है, ऑलमोस्ट गॉड लाइक स्टेटस लाके देता है, वही सेम क्रिएटिविटी, सेम अलग थिंकिंग का वजह से वो लोग को जिंदगी में चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक तरीके से ये भी समझाया गया है कि हर आर्ट और हर आर्टिस्ट को अगर दुनिया में कुछ चेंज लाना है, क्योंकि आर्ट का मकसद ही है दुनिया को इंप्रूव करना, सोसाइटी को इंप्रूव करना, कुछ नया चेंज लाना, तो चेंज लाने का प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। उसके लिए तुमको तूफान से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए लोगों का ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यही एल्बाट्रॉस जैसे टस से मस नहीं होता, वो नीचे भी आया है, नीचे आकर के भी वो काफ़ी परेशानियां झेल रहा है, लेकिन अभी भी उसमें वो क्षमता है कि वो उड़ान भर करके ऊपर चल जाएगा, और जिससे कि ये बो मैन के, आर्च मैन के, तीर के, धनुष के, सब के नागाल से बाहर पहुंच जाएगा। ओके, तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर